जब भी हम किसी साहित्यिक रचना पर बात करते हैं तो विद्यार्थियों के मन में सवाल होता है कि इस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं सीधे तौर पर विद्यार्थियों के नज़रिए से आज भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी के विषय में कुछ बातचीत करूंगा। जब भी हम किसी साहित्यिक रचना के बारे में बात करते हैं तो उसके मुख्यतः दो आयाम होते हैं या दो तरह के प्रश्न उस पर अधिकांशतः पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में एक प्रश्न उसकी संवेदना को लेकर होता है और दूसरा प्रश्न उसकी भाषा या उसके शिल्प को लेकर किया जाता है। तो मोटे तौर पर आप लोग जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, किसी भी साहित्यिक कृति को समझने के लिए इन दो आयामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो किसी भी रचना के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जब हम किसी नाटक की बात करते हैं तो इसमें एक तीसरा आयाम भी जुड़ जाता है। वह तीसरा आयाम उसकी रंगमंचीयता को लेकर है और उस रंगमंचीयता के बारे में भी चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए सामान्यतः अगर कोई कहानी, कोई कविता, उपन्यास, रिपोर्टाज वगैरह है तो उसके भाषा शिल्प और उसकी संवेदना की चर्चा करके आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर नाटक जैसा विषय है तो उसमें रंगमंचीयता के सवाल को जरूर संबोधित करना पड़ता है। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी एक तरह का प्रहसन है जो नाटक का ही एक रूप है। प्रहसन इसे इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हास्य और व्यंग्य से लवरेज रचना होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम साहित्यिक कृतियों की चर्चा करते हैं तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि, रचनाकार का अपना मनोविज्ञान, उसकी अपनी समझ और उसके सामाजिक नज़रिए को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब भारतेंदु युग की चर्चा होती है तो भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं। यानी कहना चाहिए कि भारतेंदु के रचना काल के समय से ही हिंदी साहित्य के आधुनिकता की शुरुआत हुई। और यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोटे तौर पर भारतेंदु की रचनाएं ही हिंदी में गद्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यानी गद्य रचनाओं का लेखन, उसका जो मानक और मापदंड बनता है वह भारतेंदु की रचनाएं ही बनती हैं, जिनका आगे चलकर विविध रूपों में विकास होता है। भारतेंदु ने भी अपने समय में कुछ एक उपन्यास लिखे, वो आत्मकथात्मक थे। उन्होंने अनूठे निबंधों की रचना की और उनके नाटक सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। इसलिए अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ये दो नाटक उनके अधिक प्रसिद्ध हैं और हम इनमें से एक अंधेर नगरी की चर्चा करने जा रहे हैं। जब अंधेर नगरी की बात आती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका भाषाई शिल्प अनूठा है और इसमें अपने समय के अंधकार या अपने समय की संवेदना को समझने की कोशिश की जा सकती है। भारतेंदु नवजागरण के भी अग्रदूत माने जाते हैं। यह नवजागरण क्या था, इसकी अवधारणा हिंदी के आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रस्तावित की। नवजागरण का मतलब यह था कि कैसे पुरानी संवेदनाओं से भारतीय या हिंदी समाज निकल रहा है और कैसे उसके भीतर आधुनिक भावबोध, आधुनिक संवेदना का विकास हो रहा है। तो रामविलास शर्मा जी ने
अंधेर नगरी पर भी अपनी टिप्पणियाँ लिखी, अपने आलोचनात्मक लेख लिखे हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। अंधेर नगरी देखा जाए तो मोटे तौर पर यह अपने समय के अंधकार को दिखाता है और उस समय जब आधुनिकता की शुरुआत हुई तो हिंदी साहित्यकारों के समक्ष दो बड़ी समस्याएं थी, दो बड़ी चुनौतियां थी जिनको उन्हें संबोधित करना था। एक बड़ी समस्या थी ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने की। आप जानते ही हैं कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था और उस स्वाधीनता संग्राम के नाकाम रहने के बाद जो तमाम लेखक और विचारक थे उनके अंदर यह व्याकुलता बढ़ गई थी कि क्या हमें कभी आज़ादी मिलेगी। उस नाकामी के बाद अंग्रेजी शासन और ज़्यादा सशक्त हो गया था, या उसे कह भी सकते हैं कि क्रूर हो गया था। इसलिए अभिव्यक्ति के तमाम माध्यमों पर उसने सख्ती कर रखी थी। जब प्रहसन या हास्य व्यंग लिखा जाता है तो उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि होती है, वह यह होती है कि अगर अभिव्यक्ति को सीधे सीधे तौर पर बाधित किया जाए तो रचनाकार या संवेदनशील मनुष्य व्यंग्य का सहारा लेते हैं। भारतेंदु ने भी इसी व्यंग्यात्मकता को अपनी रचनाओं में उतारा है। अंधेर नगरी उसका जीवंत उदाहरण बनकर हमारे सामने आता है। इसलिए जो अंधेर नगरी है यह एक प्रतीकात्मक नगर भी है और इस अंधेर नगरी में अंधेरा रचने का काम तत्कालीन साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता कर रही थी। इस ब्रिटिश सत्ता से चुनौती लेने के लिए, उस पर प्रहार करने के लिए व्यंग्य और प्रहसन का सहारा लेते हुए भारतेंदु अंधेर नगरी की रचना करते हैं। अब उस समय जो सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे हम अपने समाज की कुरीतियों से भी बाहर आएं, और भारतेंदु समाज की कुरीतियां जो अपने समाज द्वारा पैदा की गई थी, जिसमें मूर्खता था, अंधविश्वास था, तमाम तरह के वैवाहिक बंधन, विधवा की दुर्दशा, ये तमाम तरह के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन भी चल रहे थे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का एक बड़ा आंदोलन था। प्रार्थना समाज, जिसकी शुरुआत थोड़ा पहले राजा राम मोहन राय ने की थी, प्रार्थना समाज भी उसमें महादेव गोविंद रानाडे के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इन तमाम सामाजिक आंदोलनों के बीच एक राजनीतिक चेतना का भी उभार हमें दिखाई देता है, और यह राजनीतिक चेतना कांग्रेस की स्थापना के जरिए हमें दिखाई देता है। तो भारतेंदु की अंधेर नगरी में एक आर्थिक चेतना दिखाई देती है, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है, और उसके साथ साथ एक राजनीतिक चेतना भी दिखाई देती है। तो अपने समाज की कुरीतियों से लड़ने, अंग्रेजों से मुक्ति, और कैसे एक आधुनिक वैज्ञानिक समाज का निर्माण हो, ये तीन बड़ी चुनौतियां अंधेर नगरी के माध्यम से समझी जा सकती हैं, और आपको इन तीनों पर केंद्रित रहना है।
दूसरी बात यह है कि जब हम किसी साहित्यिक कृति की चर्चा करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं, तो उस साहित्यिक कृति को समझने के दो आयाम प्रमुखता से हमारे सामने आते हैं। उसका एक आयाम शास्त्रीय दृष्टिकोण से उभरता है, जिसमें तत्वों के आधार पर चर्चा की जा सकती है, और इसकी शुरुआत कायदे से भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की रचना के समय से होने लगा था। तो जैसे आपको कविता समझना है तो उसमें अलंकार, छंद, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, ये तमाम उसके तत्व हैं। तो उन तत्वों के आधार पर किसी भी साहित्यिक कृति की विवेचना की जा सकती है। उपन्यास और कहानी के भी 6-7 तत्व बताए जाते हैं। इसी तरह से नाटक में मूलतः 3 तत्व बताए जाते हैं। शास्त्रीय आधार पर देखें तो वह है नेता, वस्तु और रस। तो एक नज़रिया यह हो सकता है कि आप किसी भी नाट्य कृति यानी अंधेर नगरी पर अगर चिंता करें, उस पर विमर्श करें, तो उसे 3 तत्वों के आधार पर आप विश्लेषित कर सकते हैं। लेकिन ये शास्त्रीय तत्व आज अपर्याप्त हो गए हैं, क्योंकि आधुनिकता की जद्दोजहद ने माना कि तात्विक विश्लेषण आधुनिक संवेदना को समझने में, उसे गति देने में, उसे व्याख्यायित करने में असमर्थ हो चुका है। इसलिए इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया और रचना की विशेषता पर बल दिया जाने लगा। यानी हर रचना अपने आप में विशिष्ट है, इसलिए हर रचना को समझने का औजार, उसको समझने के टूल्स बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो आधुनिकता की जो कसौटियां हैं किसी भी रचना को व्याख्यायित करने की, वो बिल्कुल भिन्न हो गई। फिर भी जो शास्त्रीय तत्व हैं या शास्त्रीय आधार है या मापदंड है, उन शास्त्रीय कसौटियों को अगर हम ध्यान में रखें तो किसी रचना को समझने में थोड़ी सहायता जरूर मिलती है। तो नाटक के लिए जैसे मैंने बताया कि नेता, वस्तु और रस, ये 3 बड़े तत्व माने जाते हैं। तो अंधेर नगरी में नेता क्या है? नेता का मतलब है चरित्र या उसका नायक। पुराने समय में नायकों की अवधारणा रही है, लेकिन आधुनिक समय में नायकत्व की अवधारणा खंडित हो गई है। इसलिए अंधेर नगरी में हमें कोई ऐसा बड़ा नायक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें 3 बड़े चरित्र हमें दिखाई देते हैं, जिसमें गोवर्धन दास हैं, महंत जी हैं, और वो एक राजा है। राजा निश्चित तौर पर अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक है और उसका नाम भी चौपट राजा है। तो इन 3 नेताओं को, इनमें से अगर हमें कहना ही हो कि कौन नायक है, तो निश्चित तौर पर महंत जी जो गुरु हैं गोवर्धन दास के, उन्हें हम नायक की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सवाल पूछा जाता है, चरित्र चित्रण की चर्चा कीजिए। तो अगर अंधेर नगरी में चरित्र चित्रण आए तो इन 3 चरित्रों का चित्रण, इन 3 चरित्रों की चर्चा आपको अवश्य करनी है, जिसमें मैंने बताया कि राजा, अंग्रेजी शासन और उसकी साम्राज्यवादी जो शक्ति है उसका प्रतीक है। महंत जी जो गुरु हैं और जो घूम रहे हैं, वो बुद्धिमत्ता
या मध्य वर्ग की विवेकशीलता के प्रतीक हैं। जो उनका शिष्य है गोवर्धन दास, वह मोटे तौर पर निम्न वर्ग या लोभी या स्वार्थी वर्ग का प्रतीक दिखाई देता है। तो चरित्र चित्रण में इन तीनों का वर्णन आपको करना है और इसके माध्यम से आपको समझाना है। तो नेता की चर्चा होती है तो मूलतः वह एक व्यक्ति की चर्चा है कि वह कौन नायक है। किसी कृति में कोई न कोई नायक होता है जो उसकी समस्त घटनाओं के केंद्र में होता है। तो यहाँ फिलहाल हमें वैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन क्योंकि अंतिम जो प्रहार है इस चौपट राजा पर, उसे महंत जी करने में समर्थ होते हैं, इसलिए उनको इसका नेता माना जा सकता है। दूसरी जो बात है वो वस्तु की है। वस्तु क्या होती है? वस्तु वो होती है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको चाय बनानी है तो उसके लिए चीनी, पत्ती, दूध वगैरह चाहिए, तब चाय का निर्माण होता है। उसी तरह से साहित्यिक कृतियों में भी विषय और वस्तु अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो वस्तु मूलतः वह है जिस पर केंद्रित कोई रचना होती है या जिस विषय वस्तु को उस रचना में उभारा गया होता है। तो इसकी विषय वस्तु क्या है अंधेर नगरी की? अगर हम इस पर ध्यान से देखें तो इसकी विषय वस्तु अपने समय में फैली हुई जड़ता, रूढ़िबद्धता, अंग्रेजी शासन का दुराचार और विवेकहीनता, ये सब इसकी वस्तु के केंद्र में है। तो वस्तुओं, अगर कोई वस्तु है तो उससे आप कविता लिख सकते हैं, अगर कोई वस्तु है तो उस पर आप कहानी लिख सकते हैं, उस पर आप फिल्म बना सकते हैं। तो अंधेर नगरी में इस तरह की वस्तु लेकर एक नाटक की, एक प्रहसन की रचना की गई। या ठीक नाटक की श्रेणी में नहीं आता। प्रहसन इसे इसलिए कहा गया है कि यह हल्के फुल्के व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात कहने में सक्षम होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 6 अंकों में विभाजित यह रचना गद्य और पद्य के मेल से भी बनी है और यह एक बड़ी बहस भारतेंदु के समय चल रही थी कि क्या हमें साहित्यिक कृतियों में इस तरह का विभाजन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, कि क्या गद्य की भाषा अलग होगी और पद्य की भाषा अलग होगी। भारतेंदु के समय खड़ी बोली गद्य को लेकर यह धारणा थी कि गद्य रचनाओं के लिए तो खड़ी बोली का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन पद्यात्मक रचनाओं के लिए ब्रज भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है। बाद में गद्य और पद्य की भाषा एक हुई, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बड़ा योगदान है। तो भारतेंदु के समय जो एक संशय या दुविधा की स्थिति थी, वह दुविधा की स्थिति इस कृति में भी हमें दिखाई देती है, इस रचना में भी हमें दिखाई देती है। इसलिए वो कुछ हिस्सा गद्य में लिखते हैं और फिर भावों को उभारने के लिए गीतों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं या गीत शैली ले आते हैं। तो इस रचना में तत्कालीन साहित्यिक दुविधा को भी पढ़ा जा सकता है